हेलो चिल्ड्रन ऑफ 11th क्लास ऑफ द बैंक शिपर स्कूल। आइए एक चर्चा आज करें कि जैसे मान लीजिए एक रॉड है। अब ये रॉड रिजिड है, मजबूत है, ये टेढ़ा करने से टेढ़ी नहीं होती। तो अगर मान लीजिए कि रॉड घूम के यहाँ से यहाँ चली गई, तो रॉड की अगर हम सेंटर लाइन ले लें कि भाई सेंटर लाइन यहाँ थी और फिर घूम के यहाँ चली गई, और इस तरह से रॉड मान लीजिए घूम गई 60 डिग्री। तो अपन अगर देखें कि भाई ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट कितना घूम गया, तो ये भी 60 डिग्री घूम गया, ये पॉइंट भी, ये एंगल तो 60 ही है, तो हर पॉइंट सेम घूमा। तो थीटा इज सेम इफ रॉड इज रिजिड। अच्छा, ये यहाँ पहुँचा मान लीजिए 1 सेकेंड में, तो ये भी यहाँ पहुँचा 1 सेकेंड में, ये भी यहाँ पहुँचा 1 सेकेंड में, तो सेम टाइम लगा। तो थीटा इज सेम, टाइम इज सेम, सो ओमेगा इज सेम। तो हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहेगा। इसी प्रकार से अगर डी ओमेगा बाई डी टी भी निकालेंगे यानी अल्फा, तो हर पॉइंट का अल्फा भी सेम होगा। लेकिन मान लीजिए कि रॉड मुलायम है, मान लीजिए रॉड ऐसी होती, ऐसी ही, लेकिन ये मुलायम होती। मुलायम का मतलब है कि इसको हमने मोड़ा तो ये मुड़ के ऐसी हो गई, मान लीजिए ऐसे हो गई। तो अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस पॉइंट को अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये पॉइंट इतना घूमा, जबकि ये वाला पॉइंट तो यहाँ आ गया। तो देखिए वो ज़्यादा घूमा, ये ज़्यादा घूमा, ये ज़्यादा घूमा, ये ज़्यादा घूमा, ये कम घूमा। तो अलग अलग पॉइंट अलग अलग घूमे। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना हाथ ऐसे किए हूँ। अब अगर मैं एकदम कठोर पुतला हूँ तो मैं पूरा जब घूमूंगा 90 डिग्री तो चेहरा भी घूमेगा 90, हाथ भी घूमेगा 90। लेकिन अगर मैं रिजिड बॉडी हूँ तो सबका सेम एंगल होगा। अगर मैं रिजिड नहीं हूँ, मुलायम हूँ जैसा कि हूँ ही, तो मैं हो सकता है कि ऐसा कर लूँ कि मैं घूम जाऊँ और हाथ वहीं रहा है। तो देखिए मैं घूम गया लेकिन मेरा हाथ नहीं घूमा। तो रिजिड बॉडी जब रहेगी तो सभी पार्टिकल का ओमेगा सेम रहेगा और सभी का थीटा भी सेम रहेगा, सभी का अल्फा सेम रहेगा। तो यही बात मैंने आपसे कहा था कि इफ ए रिजिड बॉडी, कठोर वस्तु, इज रोटेटिंग देन ऑल पॉइंट्स विल हैव, ये बात आप याद रखिए कि इफ ए रिजिड बॉडी is rotating, then its all points will have same rotation theta, same omega, same alpha। तो इसीलिए मैंने पिछले अपने फार्मूले में दिया था कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा रिजिड बॉडी के लिए। यहाँ पर आई थोड़ा विचार करने लायक है। आई क्या है? आई इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। इसको हम लोग शॉर्ट में सिग्मा एम आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। जैसे कोई बॉडी है, इसके बाद घूम रही है, तो अगर ये पहला पार्टिकल है उसका मास m1 है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से r1 है। ये दूसरा पार्टिकल है m2, उसकी डिस्टेंस r2। ये तीसरा पार्टिकल है m3, उसका मास है और डिस्टेंस r3। तो सम ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर m3 r स्क्वायर, तो यही मोमेंट ये इसको आई कहते हैं। एंड आई का एक नाम है, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ऑफ दिस बॉडी, इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि इस पार्टिकल के जो मासेस हैं वो इसी बॉडी के पार्टिकल हैं, अबाउट द एक्सिस, कुछ एक्सिस का नाम रख दें, मान लीजिए ए बी, अबाउट द एक्सिस ए बी। तो ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट। क्यों? क्योंकि अगर आप बॉडी यही रखते हैं तो पार्टिकल M1 M2 M3 तो यही रहेंगे, लेकिन अगर एक्सिस आप बदल देंगे, यहाँ कर देंगे, तो भाई ये R1 बदल जाएगा, R2 बदल जाएगा, R3 बदल जाएगा। तो M1 M2 M3 तो सेम है अगर वही बॉडी है, दूसरी बॉडी दूसरे पार्टिकल, लेकिन अभी भी अगर एक्सिस बदल गई तो डिस्टेंसेस बदल जाएंगे, तो डिस्टेंस बदल जाएगी तो I बदल जाएगा। इसलिए I किसी बॉडी का होता है, किसी एक्सिस के अबाउट होता है, जिसके अबाउट घुमाने पर वो बॉडी घूमती है। ठीक है, तो बात याद रखें। तो कोई पूछे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ masses of all its particles and squares of their corresponding distances from the axis of rotation। तो किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल के मासेस और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उनके डिस्टेंसेस, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस, जो पार्टिकल उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का समेशन होता है I, और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो देखिए मोशन दो तरह के होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जैसे इनर्शिया होता था वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये टर्म नई आ गई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक आध और डेफिनेशन आपको बताते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। एज टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो अगर अल्फा हो जाए 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर तो टाउ हो जाएगा पाई। अगर अल्फा 1 हो जाए तो टाउ आई हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा न्यूमेरिकली, मतलब उसका नंबर सेम हो जाएगा। आई की यूनिट दूसरी, टाउ की दूसरी, तो यूनिट अलग अलग होगी। अगर एक जन की इमेज है, एक जन का की एज है मान लीजिए 30 ईयर्स और दूसरे जन पा गए 30 मार्क्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि इनकी एज उनके मार्क्स के बराबर है, न्यूमेरिकली बराबर है, क्योंकि ये तो ईयर है और वो मार्क्स है। तो वी कैन से एज इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मार्क्स, मतलब नंबर इज सेम। तो आई इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टाउ। तो डेफिनेशन बन गई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू टाउ न्यूमेरिकली इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर किसी बॉडी में आप 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का अल्फा पैदा कराना चाहें तो जितना आपको टाउ लगाना पड़ेगा रोटेटिंग इफेक्ट, उतना ही उसका आई होगा। तो यहाँ पे आइए हम डायमेंशन फार्मूले निकाल लेते हैं। अल्फा होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन एंगल डायमेंशनलेस होता है अपन सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया टी पावर -2। टाउ को लेते हैं, टाउ क्या होता है आर एफ साइन थीटा, याद करिए। तो आर डिस्टेंस, एल एफ एम एल टी पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। और इसी प्रकार से आई का डायमेंशन फार्मूला आप निकाल लेंगे। ठीक है, आप अपने से आई का डायमेंशन फार्मूला निकाल लेंगे। तो टाउ क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट, कि हमने कितना जोर मारा, हमने कितना जोर लगा के घुमाया। तो किसी बॉडी में 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए हम जितना टाउ हमें लगाना पड़ेगा वही उसका आई है। यानी हमें अगर ज़्यादा टाउ लगाना पड़ेगा तो आई ज़्यादा है, यानी जिस बॉडी का आई ज़्यादा होता है उसे तेज करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास 2 पहिए हैं, दोनों को हम 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से तेज कर दें
1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मतलब मान लीजिए उसकी स्पीड है 5 रेडियन पर सेकंड। 2 पंखे हैं, दोनों 5 रेडियन पर सेकंड से घूम रहे हैं। आप उनकी स्पीड को 6 रेडियन पर सेकंड कर दीजिए 1 सेकंड में, तो इंक्रीज ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड इन 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप दोनों की स्पीड 5 से 6 कर दीजिए 1 सेकंड के अंदर, तो उसके लिए आपको कितना टाउ लगाना पड़ता है, वही उसका आई है। और जिसमें ज़्यादा टाउ लगाना पड़ेगा उसका आई ज़्यादा है। यानी जिस बॉडी को एक्सेलरेट करने में ज़्यादा मेहनत पड़ेगी उसका आई ज़्यादा है। तो याद रखिए आई क्या है, किसी बॉडी को, घूमती बॉडी को तेज या धीमा करने में जितनी ज़्यादा हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हमें जोर मारना पड़ेगा, वही उतना ही ज़्यादा उसका आई होगा। तो आई इसका ज़्यादा होता है, उसको तेज धीमा करना उतना ही मुश्किल होता है। इसका मतलब कि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो अपने आप से तेज धीमी नहीं होगी, वो अपनी वेलोसिटी को बनाए रखेगी। तो जिस बॉडी का आई ज़्यादा होता है वो बॉडी उसी वेलोसिटी से, उसी एंगुलर वेलोसिटी से पॉसिबल है कि वो चलती ही रहे, वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करती है। तो आई इज द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स द बॉडी मेंटेनिंग इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे किसी पहिए का आई अगर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा समय, एक बार चल देगा तो ज़्यादा समय तक चलता रह जाएगा। तो आज का प्रारंभ क्वेश्चन ये है कि आज हमने आपको कितने डायमेंशनल फार्मूले कराए। तो ऑप्शन 1 है, कितने डायमेंशनल फार्मूले निकलवाए, 1 2 3 4, कितने डायमेंशनल फार्मूले मैंने आज आपको बताया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।